वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लॉर्ड फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कल काफी जोर लगाया आप लोगों ने, लगभग 1450 बच्चे थे जो मॉर्निंग में उठते, काफी अच्छा लगा। इसी तरीके से उठते रहिए यार, बस यही तो करना है, छोटा सा ही तो काम है, टफ थोड़ी ना है, छोटू सा काम है, करते रहिए, होता रहेगा अपने आप लोगों का लाइफ अच्छे से चलती रहेगी, पूरा दिन अच्छे से स्टार्ट होता रहेगा। देखिए कितनी शानदार बात यहां पर बोली है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। इंसान को खुद से ही तो लड़ना है। आप लोग ऐसे मॉर्निंग में नहीं उठने का मन कर रहे ना, वही तो करना है। यही तो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा बना देती है इंसान को। ये बात अपने गांठ बांध लो आप लोग, क्योंकि एक छोटी सी ईंट है ना, जब वो रखती है ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, तो बड़ी बड़ी मंजिलें खड़ी हो जाती हैं यार। तो इस तरीके से छोटी छोटी आदतें अपने अंदर चेंज करके देखो, बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी आप लोगों से पीछे छूट जाएंगी। तो ये आदतें जिस दिन चेंज करना स्टार्ट कर दी तो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक बात बोली है कि आप लोग अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते हो, पर लेकिन आप लोग अपनी आदत चेंज कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अपनी आदत चेंज कर दी तो इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों का फ्यूचर जरूर चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत शानदार बात बोली गई है। एक दो कमेंट है, मुझे काफी अच्छा लगा। यहां पर हमारी एक फैमिली मेंबर है, उनके द्वारा यह बोला गया कि सर जब मॉर्निंग में उठी तो लाइट नहीं थी और 15% ओनली बैटरी थी, तो उस टाइम पर फिर मैंने अपनी जो कैंडल थी, मोमबत्ती वगैरह जलाई और मेरी जो 15% फोन की बैटरी थी उसने मेरी पूरी वीडियो कंप्लीट कर दी। अगर ये वाला जज्बा आप लोगों के अंदर है ना यार, तो आप लोगों का कोई एग्जाम क्लियर होने से रोक ही नहीं सकता। एग्जाम खुद बोलेगा भाई मैं आपके लिए ही बना हुआ हूं। तो ये वाला जज्बा एक बार लेकर आओ कि हाँ लाइट भी नहीं है। नॉर्मल क्या होता है, इंसान एकदम तुरंत उसका दिमाग बात बोलता है उसको कि लाइट भी नहीं है यार, अपना रजाई ओढ़ और सो जा, ऐसी कंडीशन बनेगी एकदम। पर लेकिन अगर उस वाले दिमाग को आप लोगों ने बोला कि चुप हो जा वरना थप्पड़ लग जाएंगे, तो तुरंत आप लोग खड़े हो अपना और तुरंत आप लोग अपना पढ़ना स्टार्ट करो। फिर देखो एक और छोटी सी बात मुझे आप लोगों से यहां पर करनी है। कई सारे फैमिली मेंबर ऐसे हैं जिनके घर में किसी न किसी की डेथ हो गई है। ये मुझे कई सारे कमेंट आए अभी रिसेंटली। इस पे यार एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा, और ये बात एक काफी अच्छे से आप लोगों को महसूस करनी पड़ेगी। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर बाबा दादी होते हैं या फिर घर में कोई और मेंबर होते हैं, वो आखिर हमको चाहते क्या है, वो चाहते हैं कि हम लोग सक्सेस हो जाएं। तो ये सक्सेस एक तरीके से उनके लिए हमारी साइड से एक तरीका ट्रिब्यूट आप लोग बोल सकते हैं। अगर उनकी डेथ हो गई है और वो आप लोगों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को जी जान लगा देना चाहिए कम से कम कि हाँ उनकी तमन्ना थी कि वो एक अच्छा इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान आपको देख सकें। और जहां भी उनकी आत्मा, उनकी रूह आप लोगों को देख रही होगी, वो एक तरीके से ये सोच रही होगी हाँ वो खुश होंगे शांति में, और कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे बस यार यही चीज चाहिए थी, यही मिल गई। तो अपने माँ बाप के लिए जो सबसे बड़ा काम आप लोग कर सकते हो है आप लोगों की सक्सेस। उससे एक एक माँ बाप ना कभी भी ऐसा नहीं चाहता है कि उसका बेटा जो है उसके जैसा रहे, हमेशा ये चाहता है कि मेरे बच्चे जो है मेरे से ऊपर जाए निकल के। तो आप लोग अगर इस तरीके कोई कंडीशन बनती है तो उसको मन में एक तरीके से गांठ बांधकर लग जाइए कि उनके लिए कम से कम मुझे अब ये करके दिखाना है। तो यहां से अपने आप को रिकवर कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने काम पर लगना स्टार्ट कीजिए, और वही आप लोगों को सही भी रखेगा। जब आप लोग अपने आप को रिकवर कर पाएंगे ना जल्दी से, एक सही डायरेक्शन में आप लोग लग पाएंगे। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है और उसको इंप्लीमेंट भी जरूर करोगे। काफी प्यारा डिस्कशन है, काफी मजा आप लोगों को आएगा सुनने में। जिस तरीके से मैंने वीडियो को बनाने में मजा ले रहा हूं, उतना ही मजा आप लोगों को सुनने में भी आना चाहिए। अभी मरता क्या ना करता वो वाली बात हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो जाते जाते भी अपनी जो फुलझड़ियां वो छुड़ा रहे हैं और कंप्लीट अभी एक कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। उसको सैंक्शन क्यों लगाया, ये बोला है कि तुमने S-400 ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि रसिया से खरीदा गया इस कंट्री के द्वारा, तो इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, सैंक्शन लगा दिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है जितनी हरकतें कर सकते हैं वो करके जाएंगे, क्योंकि अभी एक महीना है, 20 जनवरी को ओथ लेंगे यहां पर जो बाइडन। तो तब तक जितना भी टाइम है उसमें पूरा दंगल खेल के जाएंगे, रिश्तों को ऐसा करके जाएंगे ताकि उनको सुधारने में ही टाइम लगता रहे। तो पूरी न्यूज को काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा और अपनी कंट्री का एंगल भी मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारे संविधान में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है दोनों हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ये जो ज्वाइंट सिटिंग होती है हमारे संविधान में, इसको बुलाता कौन है, यानी कि किसके बोलने के बाद में यहां पर ज्वाइंट सिटिंग होती है, ये आप लोगों को बताना है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में एक लगता हुआ क्वेश्चन आप लोगों को बता दीजिए, हालांकि मैंने अभी पूछा था आप लोगों से, उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा वीडियो के अंदर। इसको प्रिजाइड कौन करता है और कौन कौन से जो बिल होते हैं ज्वाइंट सिटिंग के अंदर कवर नहीं किए जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल के अंदर होती है ये भी आप लोग बताइए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है इंडियन कोस्ट गार्ड।
तो हमारी कंट्री में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है जो कि कोस्टल एरिया की रक्षा करती है, टोटल मिला के कितने राज्य हैं हमारी कंट्री में कोस्टल एरिया में? टोटल मिला के 9 राज्य हैं। तो कोस्टल एरिया की जो रक्षा की जाती है वो कोस्ट गार्ड के द्वारा की जाती है। जो नेवी होती है वो पानी में काम करती है। कोस्टल एरिया जो बिल्कुल सटा हुआ एरिया है वहां पे कोस्ट गार्ड काम करती है। तो आप लोग यहां पर ये बताना कि कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है। इसको 1978 में हमारी कंट्री बनाया गया था, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इनकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट से इसको बनाया गया था। ठीक है, अभी किस पर्टिकुलर मोबाइल कंपनी के द्वारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनके ट्राई को लिखा गया है कि भाई साहब भारती एयरटेल और वोडाफोन जो है वो अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये कौन सी कंपनी है जिन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया ट्राई को बोलकर? तो ये आरोप क्या है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो में सुनने में आप लोगों को मजा आएगा काफी। आगे बात करें, वाइस प्रेसिडेंट हमारे एम वेंकैया नायडू जी, इनके द्वारा अभी 12th GRIHA, तो ये आप लोगों की समिट है, यहां पर गृह समिट। तो आप लोग ये बताना इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये अभी यहां पर जो गृह काउंसिल फॉर ये फ्रॉम हैदराबाद से ऑर्गेनाइज कराई गई, तो ये इनके द्वारा ये वर्चुअली इनोग्रेट की गई। तो ये इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा कंफर्म किया गया एक अवार्ड जो कि जो पोस्टल इंप्लॉय हैं, यानी कि जो डाकिये नहीं होते चिट्ठी बांटने वाले आया करते थे, तो उसी डिपार्टमेंट की बात की जा रही है। इस अवार्ड का नाम क्या है? तो ये जो अचीवमेंट होते हैं ना उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से जब आप लोग अपना कोई अचीवमेंट करके आते हो तो काफी अच्छा लगता है, शेयर करते हो आप लोग, काफी अच्छा लगता है। तो उस टाइम पर आने वाले टाइम में कुछ ऐसा फंडा रखेंगे जिसका भी फैमिली मेंबर से सिलेक्शन हुआ करेगा, उसके लिए कुछ चीजें स्टार्ट करेंगे आगे आने वाले टाइम में, ताकि जो भी कोई अचीव करके आता है तो उसको कुछ ना कुछ अवार्ड दिया जा सके। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग सजेस्ट कीजिए क्या होना चाहिए अगर कोई ऐसा अवार्ड देना हो, काफी अच्छा लगता है। हालांकि देखिए आप लोगों को ये तो चीजें पता ही है कि कई सारी जो चीजें होती हैं वो अवार्ड जो होता है वो ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें कुछ रिवेन्यू पॉइंट जुड़ा होता है। ठीक है, एक पेन भी एक बहुत बड़ी चीज होती है अवार्ड के पॉइंट ऑफ से अगर किसी को दी जाए तो जितना भी हमारा एक तरीके से जुगाड़ बैठेगा उसी तरीके से हम लोग चीजें जो है वो सेंड किया करेंगे। तो आप लोगों का क्या सजेशन है, क्या होना चाहिए वो अवार्ड, तो उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। बाकी जो वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं एक बार कि 2 वीडियो डेली आप लोग यहां पर देखने को मिलती हैं। ये करंट अफेयर का कंप्लीट पैकेज है, एक 4 बजे और दूसरी आती है लगभग 7 से 8 के बीच में। देखिए मॉर्निंग में क्या होता है बेसिकली, जैसे वीडियो अपलोड करता हूं, जैसे कि ये जो वीडियो होती है ये तो सही अपना चल जाती है क्योंकि इंटरनेट की ज्यादा खपत नहीं रहती है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है टफ हो जाती है। जैसे मॉर्निंग में आप लोगों को पता होगा लिंक आप लोगों को मिल जाता है लगभग 7:30 बजे के करीब, पर लेकिन वीडियो कई बार 8:30 भी बज जाते हैं। तो अपलोड होने में और प्रोसेसिंग होने में इतना टाइम ले लेती है, ये कई दिनों से प्रॉब्लम चल रही है अपलोडिंग की वजह से, तो इसकी वजह से दिक्कत थोड़ी आ रही है। चलिए देखते हैं जल्दी सुधर जाएगी आई होप की। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक कर नजर डालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट डे, तो कौन सा इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, ये बात कर रहे हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के बारे में। माइग्रेंट के क्या मतलब होता है, माइग्रेंट वर्कर की बात आप लोगों ने काफी ज्यादा सुनी होगी, तो माइग्रेंट आप लोगों ने सुना है तो इसलिए ये डे इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो माइग्रेंट वर्कर का नाम सुना ना, तो माइग्रेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल डे आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिक पर्पज क्या होता है समझिए आप लोग, मान लीजिए आज के दिन में आप लोग अपने एरिया में से छोड़कर किसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं काम करने के लिए। अब वहां पर काम करने आप लोग जाएंगे तो वहां पर जो लोग हैं वो आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, आप लोग के जो बच्चे हैं क्या वहां पर उनको पढ़ने के लिए जगह मिल पा रही है, आप लोगों के जो राइट है उनका वहां हनन तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें बेसिकली इस तरीके से पैटर्न में रखा जाता है जैसे कि वहां पर वो बिल्कुल ऐसे रहे जैसे अपने एरिया में रहता है, तो उस तरीके से यहाँ पर उनको ट्रीट करना है, इंसान उनको मानना है। अगर कोई माइग्रेंट है तो उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इन्हीं के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट यहाँ पर एक तरीके से जो भी यहाँ पर लेके चलते हैं कि हाँ लाइफ को किस तरीके से लेके चलना है, कि जो माइग्रेंट लोग हैं उनकी लाइफ को कैसे रखना है, तो उसके बारे में बात की जाती है। और माइग्रेशन आज के डेट में कई रीजन की वजह से होता है। आज के डेट में आप लोगों ने सुना होगा कि रोहिंग्या कम्युनिटी की जो बारे में, ठीक है, रोहिंग्या कम्युनिटी जो माइग्रेट कर रही है, कहां से जा रहे हैं, वो निकल कर जा रहे हैं जो बेसिकली म्यांमार वाला जो रखाइन स्टेट है वहां से। और इसी के साथ में भाषणचार आइलैंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भाषणचार आइलैंड का है वो है आज के डेट में बांग्लादेश के अंदर में एक ऐसा आइलैंड है जिसको बसाने की कोशिश की जा रही है रोहिंग्या कम्युनिटी को उस आइलैंड के ऊपर। भाषणचार आइलैंड का एक और कोई नाम है वो चलिए आप लोग बताइए। तो यहां पर बात की जा रही है फोर्स लाइक जिस जो क्राइस्ट हैं उनके बारे में टू फ्ली। ठीक है, तो यानी कि जिस तरीके से फोर्स किया गया था उनको भागने के लिए, इसी तरीके से यहां पर माइग्रेंट वर्कर के ऊपर भी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। या तो उस एरिया में दिक्कत हुई है, या उस एरिया में कोई बम ब्लास्ट हुआ है, उस एरिया में कोई महामारी आई है, उस एरिया में बाढ़ आई है, उस एरिया में सुनामी आई है, उस एरिया में कोई भी ऐसी दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से उनको छोड़ के जाना पड़ा है। तो इसके चलते आप लोग यहां पर इसको, ये थीम भी जो है ये थोड़ा सा इसको गॉड से कनेक्ट कर दिखाई गई है। ठीक है, तो फोर्स लाइक जीसस क्राइस्ट टू फ्ली। ठीक है, तो ये बेसिकली थीम है अब की बार की, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
इंटरनेशनल न्यूज है पर काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये ऐसी जो न्यूज है ये कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। अभी यूएसए यानी कि डोनाल्ड ट्रंप रखिएगा जब भी यूएसए माइंड में बोलूं तो, ठीक है। तो मरता क्या ना करता, जाते जाते तुर्की के ऊपर सैंक्शन लगा के जा रहा है क्योंकि तुर्की ने S-400 सिस्टम में एयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल का वो खरीदा है रसिया से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, यही सिस्टम हम लोग खरीद रहे हैं रसिया से। तो तुर्की ने जो खरीदा है उसके ऊपर इसके द्वारा सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है नेटो, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर है तुर्की। तो इसके चलते इसके ऊपर ये सैंक्शन इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो ये बेसिकली एक तरीका डिफेंस सिस्टम है यहां पर ये नेटो जो है। और यहां पर अगर इनका कोई डिफेंस वाला मेंबर अगर किसी और के साथ में जाकर ऐसी हरकतें कर रहा है तो देखिए वो तो हो गई कि कल को दूसरे मेंबर भी जाकर ऐसी हरकतें करेंगे और रसिया को ही अपना दुश्मन मानते हैं। तो ये बातें यहां पर की जा रही है। तो तुर्की कहां पर है? तो आइए पहले आप लोगों को लेकर चलता हूं। तो ई है हमारा गोला, ठीक है। मूवी देखी होगी आप लोगों ने आमिर खान की। तो ये है हमारा गोला और इस गोले में ये बीचों बीचों है हमारा घर, ठीक है। तो यानी कि ये है हमारी कंट्री, ठीक है। तो यहां से अगर आप लोग देखिए किसी को भी अगर आप लोगों को देखना है अपने गोले पे तो यहां से अपनी कंट्री से यानी कि अपने घर से आप लोगों को कंट्री दूसरी देखनी है कहां पर जाना है, ठीक है। तो थोड़ा जूम करके अभी इसको देखेंगे यहां पर हम लोग। तो ये आप लोग देखते हैं ये हो गया यहां पर तुर्की और रसिया दो ऐसी कंट्री हैं जो आधा यूरोप में और आधा आप लोगों को एशिया में देखने को मिलता है। इस्तानबुल का जो इधर वाला पोर्शन है ये आप लोगों को इसका एशिया में देखने को मिलेगा। तो ये यहां पर तुर्की बीचों बीच में। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, जो कुछ मेरे जैसे भाई बहन है जिनकी आंखों पे चश्मे लगे हुए उनके लिए जूम कर लेता हूं थोड़ा सा। तो यहां पर तुर्की हो गया। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस्तानबुल हो गया, ये हो गया अंकारा, ठीक है। तो ये यहां पर इसकी कैपिटल होगी। ये बेसिकली एरिया हो गया, ऊपर हो गया ब्लैक सी और थोड़ा सा नीचे आप लोग आएंगे तो यहां पर ये देख सकते हैं ये अलग अलग एरिया है जिसके बारे में आप लोग बात करिए। ये हो गया नीचे यहां पर साइप्रस, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। बेचारे का आधा हिस्सा यहां पर तुर्की ने अपने कब्जे में ले रखा है। तो ये भी कई बार इरिटेट रहता है तुर्की से कि क्या किया जाए इसका। तो यूनाइटेड स्टेट ने जो सैंक्शन लगाए यहां पर तुर्की के ऊपर उन्होंने बोला है कि S-400 जो सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है यहां पर ये रसिया का, जिसको यहां पर बेसिकली डेवलप किया गया रसिया के द्वारा और जो दूसरी कंट्री को बेचा जा रहा है रसिया के द्वारा। तो यूएसए ने क्या किया यहां पर इस पे बोला है कि इंपैक्ट जो इस पे अभी यहां पर सैंक्शन लगाया, बोला है कि इमीडिएटली आगे कोऑर्डिनेट करो। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि जो इरोडगन साहब हैं वो तुरंत जाएं और जाकर बात करें डोनाल्ड ट्रंप से, उनके सामने गिड़गिड़ाएं कि भाई साहब क्या कर दिया, हमारी तो रोजी रोटी चलनी बंद हो जाएगी, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ये चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। उनके द्वारा बोला गया कि तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, तुर्की की जो प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर यहां पर इनके द्वारा ये एक तरीके से प्रतिबंध लगाया गया जो कि रसिया से ये सामान खरीद रहे हैं। सैंक्शन में कौन कौन यहां पर इंक्लूड है? यहां पर सैंक्शन में जो इनका SSB यानी कि यहां पर जो प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर ये डॉक्टर इस्माइल दमीर, तो इनके और अदर जो मेंबर हैं उनके ऊपर ये सैंक्शन लगाया गया है। अगर ये सिस्टम आप लोग देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा सिस्टम आप लोगों को दिखाई देगा जिसके ऊपर ये सारा रोला यहां पर हो रहा है, ठीक है। यानी कि पूरा जो शोर शराबा मच रहा है। ओके, बड़ी ही प्यारी बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज है, नेशनल लेवल की न्यूज है। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, सारे जो पत्ते इसके खोल के देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट जो है उसको टेंपल ऑफ द डेमोक्रेसी आप लोग बोलते हैं। कोविड-19 के चलते अभी बोला जा रहा है कि इसका जो सेशन है विंटर वाला सेशन उसको कैंसिल करने की बात की जा रही है। कोविड-19 तो बहाना है, किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे जान बचाना है, ठीक है। तो यहां पर कोविड-19 के चलते यहां पर यह बोला गया है कि इसको कैंसिल किया जाएगा। यहां पर अगर बात करें कांग्रेस के जो लीडर हैं जिनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, उनके द्वारा लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब को 3 दिसंबर को एक रिक्वेस्ट की गई थी कि भैया जो सेशन है ना आपकी बार का थोड़ा छोटा रखना, पार्लियामेंट का लंबा मत रखना। तो ये इतने खुश हो गए इनके लेटर से, इन्होंने बोला तुम छोटे की बात कर रहे हो भाई, छोटे हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, तो अब की बार हम सेशन रख ही नहीं रहे हैं। तो अभी ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि मॉनसून सेशन जो होगा अब की बार नहीं होने वाला है, इसके चलते कोविड-19 के चलते। तो कोविड-19 के चलते जिसकी वजह से भी है, पर ये अभी बातें की जा रही हैं। तो क्या कोई क्वेश्चन बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर कहां से बनेगा? यहां से बनेगा। आइए डिटेल में समझते हैं। हमारे संविधान में जब आप लोग झांक कर देखेंगे तो हमारे संविधान में प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है। प्रेसिडेंट क्या करता है? समन करता है ईच हाउस को, और ये जो है मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि आप लोगों को पता है टोटल 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 महीने में कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि साल में कम से कम 2 सेशन होने चाहिए, पर लेकिन होते कितने? होते हैं 3। तो 2 तो होने ही होने चाहिए, तो 2 होने चाहिए, तो मतलब इन्होंने अब यहां पर इसको खत्म भी कर दिया तो काम चल जाएगा। यानी कि हमारा संविधान अलाउ करता है कि एक सेशन को आप लोग गायब कर सकते हैं, क्योंकि एक सेशन आप लोगों ने कंडक्ट करा लिया, एक और करा लेना आगे चलकर। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर बात चल रही है विंटर सेशन की, तो 2 सेशन यहां पर इन्होंने कंप्लीट कर लिए। एक तो हो गया बजट सेशन, दूसरा हो गया मॉनसून सेशन। तो विंटर सेशन को अगर गायब करना चाहे तो ये कर सकते हैं, हमारा संविधान इसको अलाउ करता है। याद रखना 6 महीने का गैप मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में अगर सेशन जो न्यूज में है इसकी वजह से। तो सेशन कैसे कैसे इसको थोड़ा समझ लेते हैं, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां पर बात की जा रही है सेशन के बारे में। तो
तो अगर बात करें तो 3 सेशन होते हैं, एक को बोलते हैं बजट, दूसरे को बोलते हैं मॉनसून और तीसरे को बोलते हैं विंटर सेशन। बजट सेशन जो होता है ये जनवरी फरवरी से लेकर मई तक चलता है। बात चल रही है इसको और भी पहले करने की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है फिर हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर कब से होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से लेकर कब तक चलता है? ये 31 मार्च तक चलता है अगले साल। तो इस तरीके से 1 अप्रैल से पहले पहले पूरा बजट प्रस्तुत हो जाए प्रॉपर वे में, ताकि उसको फिर इंप्लीमेंट किया जाए। बजट जो होता है एडवांस में, यहां पर बेसिकली बजट देखिए आप लोगों को बजट और इकोनॉमिक सर्वे 2 टर्म सुनने को मिलती है। तो बजट जो होता है वो एडवांस होता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो खर्च करने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि जो पहली साल खर्च करके हैं। तो इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। खर्चा किया हुआ इकोनॉमिक सर्वे, सर्वे तभी तो करेंगे जब कोई हरकतें होंगी कहीं पे, वैसे ही थोड़ी ना। और बजट किसके लिए बनाएंगे यार? साल अच्छा होना चाहिए, उसके लिए बजट बना लो थोड़ा सा, ठीक है? इस तरीके से याद रख लेना। दूसरा हो गया मॉनसून सेशन, तो ये जुलाई से लेके आप लोगों को देखने को मिलेगा अगस्त सितंबर तक, ठीक है? तो तीसरा हो गया यहां पर विंटर सेशन, तो नवंबर से लेके दिसंबर तक। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? सबसे बड़ा हो गया यहां पर ये वाला, लगभग 4 महीने के करीब आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। ये 3 महीने के करीब और ये 2 महीने के करीब, ठीक है? टोटल मिलाकर अगर आप लोग देखिए 4 और 3 7 और 2 9, और बाकी का क्या हो गया? बाकी का इनके बीच में गैप रहता है जो कि छुट्टी मारी जाती है। हालांकि वो एक अलग बात है कि मैक्सिमम छुट्टियां ही चलती हैं, पार्लियामेंट का सेशन भी प्रॉपर वे में कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, पर लेकिन ये आप लोग याद रखना, ठीक है? इसी के साथ में आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि यार ये सेशन होते हैं। एक और आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा, यार ये ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, ठीक है? तो ज्वाइंट सिटिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ज्वाइंट सिटिंग के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। ज्वाइंट सिटिंग जो होती है प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है, और इसको प्रिजाइड कौन करता है, यानी कि कौन यहां पर जो लीडर होता है जो इसको देखता है बैठकर वहां पर, तो ये होता है लोकसभा का स्पीकर। मान लीजिए मूड नहीं है, नहीं जाना तो भैया अपने छोटे को बोल देगा डिप्टी स्पीकर को, यार तुम चले जाओ। ये कह रहा है कि ऐसा है मेरी बुआ के लड़के की शादी है, मुझे भी नहीं जाना, ठीक है तुम भी नहीं जा रहे हो, तो यार डिप्टी स्पीकर को बोल दो, चेयरमैन के, जो राज्यसभा का चेयरमैन है। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सेटिंग होती है, 2 हाउस बैठते हैं उसमें, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो सारे जो सांसद होते हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं बिल को पास कराने के लिए। और मान लीजिए यहां पर स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर नहीं है, और डिप्टी चेयरमैन भी कह दे भैया मेरे घर में तो डेथ हो गई है यार, इस तरीके से कंडीशन खराब हो गई है, मैं भी नहीं आ पाऊंगा। तो फिर क्या होगा? फिर ये मिलकर अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि भैया अब किसको बैठा है यहां पर, तो ये पार्लियामेंट के ऊपर आ जाता है। पर लेकिन जो ज्वाइंट सेटिंग है यहां 108 आर्टिकल में बात चलती है ज्वाइंट सेटिंग की, 108 आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन किया गया है। अब क्वेश्चन एक आप लोगों से पूछूंगा, इतनी मेहनत मैंने की है तो क्वेश्चन ये, क्या अब तक हमारी कंट्री में कोई ज्वाइंट सेटिंग हुई है? अगर हां तो कब कब हुई है? कब कब बोल दिया तो इसका मतलब हुई होगी, ठीक है? तो हुई है, हां तो चलो आंसर हो गया, पर लेकिन कब हुई है, कब कब हुई है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है? आइए अब आगे बढ़ता हूं। अगली जो न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर नेक्स्ट न्यूज है डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में। तो डिफेंस के बारे में बात करते हैं, सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो हमारी कंट्री में न्यूज में है कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड क्यों न्यूज में है? कोस्ट गार्ड इसलिए न्यूज में है क्योंकि इनके द्वारा कोस्ट गार्ड, यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट जो कि अभी कमीशन की गई है। यानी कि इंटरसेप्टर का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज जा रही है तो उसको रोकना, इंटरसेप्ट करना, ठीक है? तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्टर। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा यहां पर इंटरसेप्टर बोर्ड जो है, यानी कि अपनी रक्षा की जाएगी। कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, उसको रोका जाए अपने जो कोस्टल एरिया है उसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं आप लोग। तो इसके बारे में बात की जाए तो इंडियन कोस्ट गार्ड के हाथ में यहां पर पावर दी गई है। कोस्टल एरिया के बारे में बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा 3, कर्नाटका, केरला 5, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल 9। टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो यहां पर बाउंड्री टच करते हैं कोस्टल एरिया में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो जो कोस्ट गार्ड है वो यहां पर एरिया की यहां पर इस तरीके से रक्षा करने का काम करती है। तो ये इंटरसेप्टर जो बोट यहां पर कमीशन की गई है, कहां पर? ये हजीरा, ठीक है? हजीरा कहां पर? ये है गुजरात के अंदर में। तो ये बनाई जो गई है यहां पर, ये LNT लार्सन एंड टर्बो, आप लोगों ने सुना होगा, LNT ZT हजीरा गुजरात के अंदर इसको बनाया गया है। जो यहां पर ये कैपेबल है हाई स्पीड, ये 45 नोट्स की आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये नोट्स जो है इसको बताइए आप लोग कन्वर्ट करके किलोमीटर में, आप लोग कितना इसको बताओगे, ठीक है? यानी कि जो स्पीड है ये कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन मैंने क्या बोला है? क्वेश्चन ये बोला है कि अगर मैं पूछूं कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू नोट में कन्वर्ट करना है, या 1 नोट इक्वल टू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो कितना होगा? ये है क्वेश्चन, इसको जाकर आप लोगों को देखना है, ठीक है? चलिए बता दूं या फिर चलिए ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, चलिए आप लोग चलिए बताएं। अब तो पूछूंगा, आप ही जाके सर्च करो इसको, ठीक है? आसपास होगा, ज्यादा नहीं है, मतलब एक तरीके से जो किलोमीटर है। चलिए आप लोग ये बता दीजिए, चलिए छोटा सा क्वेश्चन थोड़ा सा सस्ता कर देता हूं। किलोमीटर बड़ा होता है, 1 किलोमीटर बड़ा होता है, या फिर 1 नोट बड़ा होता है? ये आप लोग बताइए, ठीक है? ये तो अब आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है? अब बात करते हैं यहां पर, तो काफी लेटेस्ट इसमें नेविगेशनल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, हाई स्पीड जो इंटरसेप्शन, सर्च रेस्क्यू, कोई डूब गया उसको बचाने का काम, पेट्रोलिंग, हाई जो लो इंटेंसिटी जो मैरीटाइम ऑपरेशन या सर्विलेंस यानी कि देख रेख करना, ये सारे काम इनके द्वारा किए जाएंगे। तो एक अच्छा काम आप लोग बोल सकते हैं कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आगे यहां पर बात करूं
ये ऑपरेट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन का जो काम रहेगा ये कमांडर कोस्ट गार्ड जो रीजन है उसके अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसका एफर्ट बेसिकली कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी का काम करते हैं। यहां पर खासकर ये बात की जा रही है अभी गुजरात वाले एरिया के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी कंट्री में ये 18 अगस्त 1978 में बनाया गया था, इसको कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के हिसाब से। और किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से बात करूं पैरामिलिट्री फोर्स किसके अंडर में आती है, तो वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। अगर बात करूं आप लोगों से यहां पर जो एयरफोर्स आर्मी नेवी किसके अंडर में आती है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो एक पैरामिलिट्री फोर्स जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर भी आती है और होम मिनिस्ट्री के अंडर भी आती है, उसका नाम आप लोग बताइए। क्या ऐसी कोई है? जी हां, ऐसी कोई है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, जाकर सर्च करिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये सोशल न्यूज। चलिए बता देता हूं, थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों से डिस्कस भी कर लूंगा इसके बारे में। आसाम राइफल है जो 2 मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, होम मिनिस्ट्री और इसी के साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री। ये जो केस है ये कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी यहां पर। इसमें बेसिकली कोर्ट ने बोला है ये डिसाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जल्दी से जल्दी डिसाइड करो कि ये किसके अंडर में आएगी। आसाम राइफल जो है हमारी कंट्री में ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जो खासकर इंडो म्यांमार वाला जो बॉर्डर है उसको यहां पर मेंटेन रखने का काम करती है। तो यहां पर ये दिल्ली हाई कोर्ट में केस पहुंचा कि यार कभी बोलते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, कभी बोलते हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर में। तो पहले आप लोग डिसाइड कर लो किसके अंडर में आते हैं, उसी के हिसाब से फिर बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं कि कहां पर इनको रखना है, किस तरीके इनको पर्क्स दिए जाने हैं, किस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो सारी चीजें हैं। जो स्ट्रेंथ है लगभग आज के में हमारी कंट्री में इनकी वो है लगभग 63,000 के करीब, और लगभग 46 बटालियन है जिसमें ये डिवाइडेड होती हैं। तो जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है वो जो है वो आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में। ठीक है, तो यहां पर आसाम राइफल जो है वो कम्स अंडर दोनों मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं नॉर्मली, अगर इस तरीके से आप लोग इसको देखकर चलेंगे। पर ज्यादा चांसेस यहां पर ये कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में ही आ जाएंगी सारी चीजें, क्योंकि ऑलरेडी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। आप में से कितने लोग इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं? किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो अदानी और अंबानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। जो खासकर किसानों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट मार्केट से, उसका बेसिकली सबसे ज्यादा फायदा जो होगा बिजनेसमैन को उसका फायदा देखने को मिलेगा, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इस आरोप के चलते कई सारे ऐसे भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो भी आज के डेट में यूज कर रहा है जियो का फोन, तो जियो का सिम, तो वो उसको कन्वर्ट कर ले, यानी कि जो पोर्टेबल जो फैसिलिटी होती है ना, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की जो फैसिलिटी होती है MNP, वो आप लोग यूज करो और जियो को कन्वर्ट कर लो या तो एयरटेल में या फिर किस में, वोडाफोन में। तो ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। तो रिलायंस जियो का ये मानना है कि जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें अनएथिकल प्रैक्टिस देखने को मिल रही है और ये उल्लंघन किया जा रहा है यहां पर काफी लार्ज स्केल पर। तो ये किसके पास में गए? ये गए हमारी कंट्री में जो इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी है। और रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी है? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रेगुलेट करने वाली बॉडी है जिसको आप लोग बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि क्या हो गया? ये हो गया ट्राई। तो ट्राई यहां पर ट्राई कर रही है कि सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके। तो ट्राई क्या नॉर्मल कर पाएगी? जी हां, बिल्कुल इसके हाथ में पावर है। अगर इसको लगता है अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है इस पर्टिकुलर एरिया में तो वो रेगुलेट करती है। तो रिलायंस जियो के द्वारा जो यहां पर भी कंप्लेन उठाई गई है वो कितने हद तक सही है, अनएथिकल प्रैक्टिस है या फिर नहीं है? क्योंकि जो फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें यहां पर ये बातें निकल कर आ रही है कि ये माना जा रहा है कि इनको आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए दूसरे सिम के अंदर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी बातें करूं तो हमारी कंट्री में जो अथॉरिटी है इसको बनाया गया था 1997 में, जिसको बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था, जिसके चलते टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करती है। जिसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर में है और राम सेवक शर्मा जो है आज के दिन में इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, सुनील के गुप्ता इसके सेक्रेटरी हैं। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में है कई रीजन की वजह से, क्योंकि हमारी कंट्री में भी PM वाणी करके स्कीम जो अभी स्टार्ट की गई है, ठीक है, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। फुल फॉर्म तो बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। अब तो रिवीजन कर लीजिए, याद हो गई होगी, अभी नहीं हुई तो कर लीजिए यार, क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं ऐसी न्यूज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ सेक्टर के बारे में बात की जा रही है। आप लोग क्या लगता है, चेंज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? जियो के नेटवर्क तो बड़े अच्छे आ रहे हैं आज की डेट में, हालांकि नेटवर्क एयरटेल के भी अच्छे हैं, पर लेकिन क्या आप लोगों को लगता है ये चीजें जो चल रही हैं इसमें कितना आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहोगे? अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों को चेंज करना है तो आप लोग चेंज करना चाहोगे? तो बताइए, आप भी सिटीजन हो इंडिया के, आप लोग क्या सोचते हो उसको लेकर? रसिया के अंदर एक कोविड-19 की दवाई बनाएगी जिसका नाम रखा गया स्पुतनिक 5। ठीक है, तो स्पुतनिक 5 जिसका नाम रखा गया, ये अभी बोला जा रहा है कि 91.4% इफेक्टिव देखने को मिल रही है जो कोविड-19 से लड़ने के लिए। हमारी कंट्री में भी इसको बेसिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो देखने वाली बात यहां पर ये जो अनाउंस किया गया है अभी, रशियन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है यानी कि RDIF, तो इसके द्वारा यहां पर इसी के साथ में मिलकर यहां पर यह जामिलिया नेशनल सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया है।
तो ये जो है बेसिकली अलग अलग तरीके से जो क्लिनिकल ट्रायल की जा रही है उसके बाद में यहां पर देखने को मिल रहा है कि कितना ज्यादा इफेक्टिव है और क्या चीजें देखने को मिल रही है। एक बात की जा रही है यहां पर कि रैंडमाइज जो कंट्रोल जो बेसिकली चेक किया जाता है, देखिए होता क्या है, आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को द सीक्रेट मूवी देखने के लिए बोला था ना, उसमें एक प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने उसमें बेसिकली हम लोगों ने नहीं, उन्होंने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। जिस किसी ने अब तक नहीं देखी उसको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, हालांकि यूट्यूब पर है ऑलरेडी। ये लगभग 1 घंटा 31 मिनट की है। अच्छी ये एक तरीके की मूवी है, 1.5 घंटा आप लोग इसमें देने के बाद में आप लोग को ये नहीं लगेगा टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। तो इसमें प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताया गया है, यानी कि जैसे कि अगर आप लोग अपने आप को दिन में 4 बार ये बोलेंगे, आप लोगों को मान लीजिए कोई डॉक्टर, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को बुखार है, ठीक है, तो आप लोगों को डॉक्टर क्या है, डेली गोली लाकर दे और गोली खिलाता रहे आप लोगों को, और आप लोग सही हो गए 5 दिन के अंदर। तो बाद में पता चला कि जो डॉक्टर था यहां पर वो आप लोगों को रियल दवाई नहीं खिला रहा था, वो आप लोगों को खिला रहा था बेसिकली ऐसी गोलियां जो कि नॉर्मली एक तरीके से होनी थी, जैसे चॉकलेट वगैरह, मिट्टी गोली, कोई भी इस तरीके की चीजें खिला रहा था। पर लेकिन आप लोगों की शरीर फिर ठीक कैसे हो गया? क्योंकि आप लोगों का जो माइंड है ना, 2 तरीके के माइंड होते हैं, एक तो बोलते हैं कॉन्शियस और दूसरे को बोलते हैं सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब आप लोग सो जाते हैं आप लोग का बॉडी फंक्शन करता रहता है। सोने के बाद में कोई देखा आप लोगों ने, जो आदमी सो गया वो कभी उठा ही नहीं है, ठीक है। नॉर्मली सोने के बाद में सुबह उठ जाते हैं ना, सोने के टाइम पे तो आप लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पर कंट्रोल में रखता है आप लोग का। सांसें चलती रहती है, दिल की धड़कन चलती रहती है, खाना खा ले वो पचता रहता है, पूरी बॉडी में फंक्शन चलता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन सारी चीजें चलती रहती हैं। तो सारा कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में आ जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप लोगों ने एक बार बता दिया कि भैया हम लोग दवाई खा रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है, और ये माना जाता है कि प्लेसिबो इफेक्ट इसको बोला जाता है कि आप लोग दवाई न खाते हुए भी आप लोग का बॉडी सही हो जाएगा, इम्यून सिस्टम को वो इंस्ट्रक्ट करेगा और इम्यून सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देगा। ये बिल्कुल ऐसी है, आप लोगों ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना कि ये काम होगा, तो वो नहीं कहते कि पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में जुड़ जाती है किसी चीज को शिद्दत से चाहो। तो शिद्दत से चाहने वाली जो चीज है वो है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर एक बार एक्सेप्ट आप लोगों ने करा दी ना कोई चीज कि हाँ ये चीज है, तो वो आप लोगों के अंदर, फिर आप लोगों के अंदर से निकल कर आने लगेगी, हर जगह आप लोगों को वही चीजें दिखने लगेगी। तो इसलिए कह जाते हैं किसी चीज के बारे में सोचते रहो, कम से कम 2 बार ये दिन में सोचो, एक बार तो मॉर्निंग में और दूसरा आप लोगों को सोने से पहले, उठने के बाद में और सोने से पहले 2 बार अपने गोल के ऊपर पूरा फोकस लगाओ, उसको सोचते सोचते उठो और सोचते सोचते सो, तो उसको काम करने की एनर्जी आप लोगों की बढ़ जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अवार्ड और ऑनर के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो क्या क्या चीजें हैं इनको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। हमारी कंट्री में जो डिपार्टमेंट है पोस्टल खासकर, उसके द्वारा कंफर्म किया गया है मेघदूत अवार्ड। तो मेघदूत अवार्ड क्या है? मेघदूत यानी कि मेघ माने होती है वर्षा, ठीक है, तो वर्षा को लेने वाला मेघदूत, तो वर्षा के एक तरीके से कराने वाला मेघदूत, तो उसके नाम पर अवार्ड का नाम रखा गया है। तो पोस्टल एम्प्लॉय जो काफी अच्छा अचीवमेंट जिनका देखने को मिलता है, उसके लिए मेघदूत अवार्ड यहां पर निकल कर आता है। तो मेघदूत अवार्ड किसके लिए यहां पर? ये पोस्टल एम्प्लॉय के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, मेघदूत जो अवार्ड है यहां पर ये एवरी ईयर दिया जाता है, एक्सीलेंस जो सर्विस प्रोवाइड कराता है इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो अब की बार का भी यहां पर अभी दिया गया है 8 कैटेगरी के अंदर में। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इनकी एक तरीका एग्रीमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और इसी के साथ में विद जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है, ताकि कॉमन सर्विस सेंटर स्टेब्लिश हमारी कंट्री में किए गए कई सारे, वहां पर भी काफी लार्ज स्केल पर ये फंक्शन जो है परफॉर्म किए जा रहे हैं कंट्री के अंदर में। ये गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसी के साथ में बिजनेस टू जो सिटीजन होते हैं उनको, ये रूरल एरिया और रिमोट एरिया में भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क अगर किसी के यहां पर है पोस्टल का, तो वह हमारी कंट्री में गांव के गली के नुक्कड़ के चौराहे पर भी आप लोगों को लाल लाल तरीके के वो टंगे रहते थे डब्बे से, देखे होंगे आप लोगों ने वो लाल डब्बे से टंगे रहते थे पोस्टल बोर्ड, आप लोग जाकर चिट्ठी घेर दो भैया, जहां पर पहुंचनी है पहुंच जाएगी। अब जहां पर पहुंचनी है वहीं पर ही पहुंचनी चाहिए, कहीं और ना पहुंच जाए। तो ये कंडीशन आप लोगों ने देखी है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है ये इसके बारे में याद रखना। तो ये अवार्ड इससे रिलेटेड है यहां पर। आइए जब आप लोगों को पढ़ाई रहा हूं तो थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, पर लेकिन एजुकेशन ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगने वाला है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को उसको ओफेंड तरीके से नहीं लेना है, ठीक है, ये दवाई भी है जिसके बारे में अभी बात करूंगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी दवाई बनाने वाला हूं जिसको खाने के बाद में डेली आप लोग मॉर्निंग में उठ जाओगे, और वो दवाई मैं आप लोगों को दे दूं, तो किस किस को चाहिए? यस बोलो नीचे, जी हाँ चाहिए, मतलब मुझे बनानी चाहिए वो दवाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग दवाई है, अगर उसको खाओगे तो आप लोगों को मॉर्निंग में एग्जैक्ट 4 बजे आंख खुल जाएगी, ठीक है, ठीक है, चाहिए दवाई। फिर अब न्यूज डिस्कस करते हैं, उस दवाई के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। वो दवाई 5 तत्व से मिलकर बनी होती है, ठीक है, वो तत्व कौन से होते हैं उसके बारे में भी आगे बात करूंगा। पहले आप लोग न्यूज देखिए।
न्यूज में क्या बातें की जा रही है? न्यूज में बातें की जा रही है 10 यूनिवर्सिटी हैं जो हमारी कंट्री में, पूरी कंट्री के अंदर में, जिसमें कामधेनु चेयर स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। आप लोगों ने सुना होगा पास्ट में जो गाय थी वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, ठीक है। गाय का जो दूध है, जो एक तरीके से जो पीला दूध होता है, गाढ़ा पीला दूध, वो काफी एक तरीके से इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में कामधेनु चेयर लगाई जा रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, बेसिकली गाय के ऊपर रिसर्च स्टडी की जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो 500 वाइस चांसलर जो है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी जो है उनमें अक्रॉस द कंट्री, ये अभी बात की गई है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के तहत यहां पर इसको प्रमोट किया गया और कामधेनु चेयर यूनिवर्सिटी में लगाने की बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में जो इसको स्टार्ट किया गया एक्सप्लोर करने के लिए कि जो गाय है उसका पोटेंशियल क्या है, इसी के साथ में जो पंचगव्य है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये पंचगव्य वो दवाई है, अगर मॉर्निंग में आप लोग इसको खाओगे तो आप लोग एक तरीके से शाम को खाओगे तो मॉर्निंग में 4 बजे आंख खुल जाएगी, ठीक है। अब दवाई सुन लेते हैं मजाक में नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा वैसे इसको अलग तरीके से मत ले लेना आप, थोड़ा मजाक में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो दवाई है किससे बनती है? गाय के गोबर से, गाय के यूरिन से और गाय के दूध से, ठीक है। तो 3 तो ये प्रोडक्ट होते हैं जो कि डायरेक्ट गाय से हम लोग लेते हैं। बाकी के जो 2 प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं गलत अलग तरीके से, जैसे दूध से दही बना ली और फिर उससे घी निकाल लिया। ये 5 प्रोडक्ट मिला के ये पंचगव्य यहां पर यूज किया जाता है, ये इंग्रेडिएंट इसके अंदर होते हैं। तो किस किस को ये दवाई खानी है वो बताओ, खाओगे तो सुबह उठ जाओगे। हेल्दी माना जाता है बेसिकली गाय के रिलेटेड जो चीजें हैं, हमारी जो कंट्री में अगर आप लोग शास्त्र वगैरह पढ़ोगे उनमें भी इनके बारे में काफी ज्यादा मेंशन है। और खासकर ये इंडिजिनस काउ की बात की जा रही है, यानी जो आज के दिन में आप लोग गाय देखने को मिलती है अमेरिकन वाली, वो नहीं है जो हमारे वाली गाय हुआ करती थी, ठीक है। जिसके आप लोग ऐसे ऊपर, जिसके ऐसे हुआ करता था गाय के ऊपर, जैसे गाय है मान लीजिए, ठीक है। तो गाय के जो, जैसे गाय का नहीं होता ऊपर जो एक तरीके से गाय का जो जैसे बैल का निकला होता है उस तरीके से, तो उस वाली गाय के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। वाह क्या गाय बन गई आई लाइक इट तो यह है यहां पर ये इंडिजिनस काउ, तो इसके बारे में यहां पर स्टडी की जाएगी, तो रिसर्च किया जाएगा इसके ऊपर, तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा वगैरह भी आप लोगों को यहां पर इसमें देखने को मिलेगा। तो एक इंटरेस्टिंग यहां पर ये कोर्स है, तो कौन कौन इसमें एडमिशन लेने जा रहा है बताइएगा जरूर। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पर, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाय का क्या क्या इंपैक्ट है वो सारी चीजें भी समझने की कोशिश की जाएगी हमारी कंट्री में, और जो खासकर स्टूडेंट है उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। बाकी एक टर्म मैंने आप लोगों से यहां पर यूज की है, यह राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, RKA, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग हमारी कंट्री में जो बनाया गया है, ये खासकर इसके लिए एंट्रीम बजट हमारी कंट्री में 750 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसी के तहत यहां पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो स्कीम थी यहां पर ये, ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंडर द स्कीम ऑफ राष्ट्रीय कामधेनु आयोग सेटअप किया गया था इसी स्कीम के तहत, ताकि यहां पर हमारी कंट्री में प्रॉपर स्टडी की जा सके गाय के ऊपर भी और दूसरे एरिया में भी यहां पर खासकर, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है कि ऐसा नहीं है कि यहां पर एक तरीके से ये बात की जा रही है कि आयोग वर्क करेगा कोलैबोरेट करने के साथ में, जो वेटनरी जो डॉक्टर होता है खासकर उनके बारे में उनसे बातें करेगा, ठीक है। इसी के साथ में एनिमल साइंस, एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी, स्टेट सब मिलकर काम करेंगे, ताकि जो गाय है और गाय से रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे गोबर हो गया, बायोगैस, वो सब चीजें उनके ऊपर भी स्टडी की जाएगी यहां पर, या फिर गाय के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर स्टडी की जाएगी। तो इस तरीके से 750 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए दिए गए हैं। ओके, आइए थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंट का ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इन्वायरमेंट का ध्यान रखने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब जो बल्ब वगैरह है थोड़ा सा एक तरीके से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप लोग बेकार नहीं कीजिए, जितना यूज करना है उतना ही यूज कीजिए। अब पानी वगैरह ज्यादा बर्बाद नहीं कीजिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। हमारी कंट्री के बारे में बात की जा रही है, वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी। इनके द्वारा 12वां जो ग्रह जिसको बोलते हैं ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट के बारे में बात की जा रही है। तो ये हमारी कंट्री के जो उपराष्ट्रपति हैं जो एम वेंकैया नायडू जी, ठीक है, कई बार ना टंग स्लिप हो जाती है तो इनके द्वारा अभी यहां पर ये इनोग्रेट किए गए समिट। तो यहां पर वर्ल्ड जो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल डेटा ये बेसिकली अभी देखने को मिल रहा है। इसके चलते ये माना जा रहा है कि लगभग 39% ऑफ जो एनर्जी है वो यहां पर एक तरीके से रिलेटेड टू CO2 एमिशन से रिलेटेड बात की जा रही है। तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन आप लोग करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो 39% के करीब जो एनर्जी है CO2 एमिशन यहां से देखने को मिलता है। तो उसको कैसे डीकार्बनाइज कर सकते हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग तरीके कई सारे बताए गए। एक तो ऐसे बिल्डिंग आप लोग देखते हैं यहां पर ग्रीनरी लग रही है सारी बिल्डिंग में। दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग पूरी बिल्डिंग में कहीं पर भी बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेकर मत आओ, सोलर पैनल लगा दो, ठीक है, ताकि आराम से काम चलता रहे। तो इसका पर्पज ये है कि इस तरीके से आप लोग को चीजें लेकर चलनी है ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग आप लोग बना सको। तो यहां पर जो गृह काउंसिल है यहां पर ये जो डेवलप की गई है बिल्डिंग फिटनेस इंडिकेटर इसके द्वारा, ताकि बिल्डिंग में क्या क्या फिटनेस के लिए होना चाहिए उसके बारे में बात की जाती है। और कोविड-19 के चलते तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई ये चीजें, ताकि इन्वायरमेंट को भी अपने साथ साथ में लेकर चल सके, इन्वायरमेंट को हम लोग पीछे न छोड़ें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है।
तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि एग्जाम में बैठो तो आप लोगों को ये ना लगे कि यार ये कहां से आ गया। तो इसलिए मैक्सिमम कई सारी चीज जो है वो कवर कर लेते हैं। इकोनॉमी के बारे में यहां पर ये न्यूज है, हमारी कंट्री से रिलेटेड ही बेसिकली बात की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसी के साथ में इंडियन जो पोस्ट पेमेंट बैंक है, आप लोगों को पता है कि पोस्ट को पेमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था, कि पता था कि चिट्ठी वगैरह तो आनी चाहिए, तो वही होगा ना, चिट्ठी आई है, या फिर चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, तो वो तो चले गए सब। अब यहां पर चिट्ठी तो आती नहीं है, सब मेल फीमेल जीमेल गीमेल पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं अभी, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब चीज चल रही है। पर लेकिन पोस्टल बेचारा ठंडे बस्ते में चले गए, तो बोला गया चलो बैंक बना देते हैं, पैसे तो धरने आएंगे, कम से कम पैसे लेते हैं, चलो जब ये वैसे काम नहीं कर रहे हैं तो यहां पर डार्क पे करके, ठीक है, डार्क पे याद रखिएगा, डार्क पे इसका नाम रखा गया, जो ये ऐप इनके द्वारा डिजिटल पेमेंट का, जैसे पेटीएम वगैरह यूज करते हैं ना, तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडियन जो पेमेंट बैंक है उनके द्वारा डार्क पे करके यहां पर ये लॉन्च किया गया है। ये डिजिटल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, बैंकिंग सर्विस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहां पर जो डार्क पे है ये ट्रस्टेड, आप लोगों को यहां पर जो पोस्टल को डाक बोलते हैं ना, डाक चिट्ठियां प्रतिष्ठित, ठीक है, और पे का मतलब होता है एक तरीके से जो आप लोगों को पेमेंट करना है, तो उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये यूपीआई ऐप अलाउ करेगा। यूपीआई जो होता है बेसिकली आप लोग यूज कर सकते हैं आसानी से, यूपीआई इंटरफेस में आप लोगों के बैंक से डायरेक्ट पैसा आप लोग सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप लोगों को मुझे पैसे सेंड करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों का अगर फोन नंबर भी मुझे मिल जाता है तो मैं आप लोगों को पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं बिना ये जाने कि नाम क्या है मेरा, बिना ये जाने कि मेरा अकाउंट बैंक कहां पर है। तो इस तरीके से काफी अच्छा तरीका है, बिना इंफॉर्मेशन अपनी रिलीज किए हुए ये सारी एक्टिविटी की जा सकती है। तो ये ऐप का कमाल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है यूपीआई के थ्रू। या फिर क्यूआर कोड काफी बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप लोग क्यूआर कोड सेंड करें और आप लोग बोले कि सर इतना जरूरत है यहां पर, और मैं उसको स्कैन कर आप लोगों के पास में सेंड कर सकता हूं पैसे, ठीक है, तो क्यूआर कोड से भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे पेटीएम में क्यूआर कोड आप लोग स्कैन करते हैं ना पैसा सेंड करने के लिए, तो ये भी एक तरीका है जिसको क्विक रेस्पॉन्स आप लोग बोलते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी जो ई शॉपिंग भी आप लोग करते हैं कई बार, तो वहां पर भी इसका यूज किया जा सकता है। तो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप लोगों के पास में आने जा रहा है, जो कि एक अच्छा तरीका है चीजों को आगे बढ़ाने का। और इंपॉर्टेंट यहां पर ये डायरेक्ट इसमें गवर्नमेंट आप लोगों को पार्टिसिपेट नजर आ रही है। तो हमारी कंट्री में जो इंडियन पोस्ट और इसी के साथ में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये मिलकर काम करेंगे, तो इनडायरेक्ट में बोला जाए तो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वहां घपला होने के चांसेस कम होते हैं और ट्रस्टवर्दी चीजें रहती हैं, तो इसलिए आप लोग इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये पर्सन इन न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। पर्सन इन न्यूज में जो है यहाँ पर ये बात की जा रही है, एक कंट्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम भी चेंज हुआ था रिसेंटली अभी, उसके कई सारे नाम है, स्वाजीलैंड, स्विट्जरलैंड नहीं स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड अभी आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा यहाँ पर, जिसको ई स्वातिनी के नाम से भी जानते हैं। तो उसके जो लीडर हैं अभी उनकी डेथ हो गई है, प्राइम मिनिस्टर वहां के, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा शोक व्यक्त किया गया है। तो इनका जो नाम था ये था एमरोज मंडवुलो देलमिनी, ठीक है, तो ये इनका नाम था यहाँ पर, जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके लिए मुझे आप लोगों को अपने गोले पर लेकर चलना पड़ेगा। तो ये है हमारा गोला और इस गोले में ये है हमारा घर, ठीक है। तो इस घर के अंदर आप लोग जब जाएंगे तो ये हो गया साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नीचे। साउथ अफ्रीका के अंदर आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये हो गया लिसुथो, ठीक है, तो लिसुथो भी इसके अंदर है यहां पर, और ये हो गया ई स्वातिनी। तो ई स्वातिनी जो है यहां पर ये साउथ अफ्रीका जो बेसिकली एरिया है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा एक अच्छा सा प्यारा सा मैप और दिखाता हूं जिसमें आप लोग अच्छे से नजर डाल पाएंगे। ये हो गया यहां पर स्वाजीलैंड, इसको ई स्वातिनी के नाम से जानते हैं आज की डेट में, ठीक है। तो अगर बात करें यहां पर, ये आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है इंडियन ओशन में, और नीचे होगी यहां पर लिसुथो। तो ये है पर्टिकुलर कंट्री, तो इसका नाम अभी रिसेंटली चेंज किया गया है, तो इसलिए भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो यहां पर इसको बेसे बोलते हैं इसको बोलते हैं ई स्वातिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ई स्वातिनी के नाम से इसको ऐसे बोलते हैं, तो बेसिकली यहां पर ये ई लगा देते हैं, तो ये एक डिफरेंट तरीका नेम देखने को मिलता है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर खासकर सदर्न अफ्रीका में अगर कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को नजर आ जाता है। तो यहां पर जो पॉपुलेशन है यहां पर वो एक तरीके से जो प्राइमरी जो इथनिक जो स्वाजीज है इसके नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। पहले क्या था यहां पर, ये स्वाजीलैंड इसका नाम था, तो जो स्वाजी SWAZI स्वाजिस, तो ये यहां पर पॉपुलेशन इस इथनिक कम्युनिटी की पाई जाती है, ठीक है, जिसके नाम पर इसका नाम है। तो ये थी न्यूज। आई होप कि अब आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, काफी अच्छे से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए हैं, पर लेकिन एक चीज मुझे काफी एक देखने को मिल रही है काफी लंबे समय से, जो लड़के हैं उनका पार्टिसिपेशन जो है ऑर्गेनाइज आंसर में वो काफी कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जो गर्ल्स हैं।
तो यार आप लोग भी पार्टिसिपेट करो। आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्या? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करो अच्छे से, ताकि आप लोग भी अपना एक तरीके से रिवीजन कर सको। अगर ऐसा है कि आप लोग अपनी कॉपी में आंसर लिख रहे हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर देखिए दिक्कत है। तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो आप भी। एक ऑर्गेनाइज आंसर काफी कम, जो लड़कों में मैं देखता हूं काफी कम लड़के ऑर्गेनाइज आंसर देते हैं। इक्का दुक्का बोल देंगे, जैसे पूछ लिया मैंने बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है, तो नीचे लिख देंगे बस यहां पर, ये है यहां पर, ठीक है, ऐसा लिख के छोड़ देंगे। दूसरा क्वेश्चन का आंसर फिर छोड़ दिया लिख के। तो एक ऑर्गेनाइज आंसर भी कम से कम दिया करो। वैसे तो आप लोग कई सारी चीजें लिखते हो, ताकि आप लोग भी उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो अपने लिए। अगर रिवीजन भी आप लोग करना है तो आसानी से रिवीजन में भी आप लोगों को फायदा मिलेगा। और कॉपी पर अगर लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप लोग एंजॉय करते रहो, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। बात की जा रही है बांदीपुर टाइगर जो नेशनल पार्क है उसके बारे में आप लोगों से पूछा था। टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना था ना। टाइगर प्रोजेक्ट जो था वो 1973 में आप लोगों को देखने को मिला था, ठीक है। तो ये बांदीपुर नेशनल जो पार्क था ये स्टैब्लिश किया गया था 1974 में एज ए टाइगर रिजर्व अंडर टाइगर, जो टाइगर प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिला था उसके भी बेसिकली कनेक्टेड आप लोग बोल सकते हैं। कर्नाटक जो है ये सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन टाइगर की यहां पर पाई जाती है। बाकी ये तो मैंने पूछा था स्टेट के एनिमल के बारे में। इंटरनेशनल जो यूनियन है उसके बारे में पूछा था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ठीक है। स्टैब्लिश किया गया था इसको 1948 में, और ये यहां पर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। साइंटिफिक नेम मैंने आप लोगों से पूछा था, यहां पर ये किसका था, यहां पर ये था गोरस। हाल तो मैंने आप लोगों को पढ़ाई दी था, ये जो आप लोगों को बोला था कि यहाँ एक अभी जो गौर है उसकी जान ले ली गई थी कई सारे लोगों के द्वारा मिलकर, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की। तो इसलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर हिमालयन सीरो के बारे में बात की थी, तो यहां पर कोप्रिकोनिस और इसी के साथ में सुमेट्रिनिसिस, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। तो जो भी मॉर्निंग में उठ रहे हैं सैल्यूट है आप लोगों को, जितनी हिम्मत कर आप लोग उठ रहे हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो काफी कड़ाकेदार नीचे जा रहा है। तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग में उठते ही थोड़ा सा, उन्हें कहते हैं थोड़ा निवाया सा गुनगुना पानी पी लिया कीजिए, ठीक है। और कोशिश करो कि थोड़ा बहुत कुछ खा लिया करो हल्का फुल्का सा, या तो आप लोग कोई फ्रूट वगैरह खा सकते हो, या फिर अपने जो मैंने बोला था ना चने होते हैं उनको उबाल के रख लेते हैं, नमक जो इन्हें नमक में डाल के चने उबाल लेते हैं, बाकली बोलते हैं हमारी साइड में, आप लोग देखिए क्या बोलते हैं उसको, बेसिकली जो भी होता है, तो उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, काफी अच्छा खाना है। बाकी जो भी आप लोग जो भी व्हाटएवर जो भी आप लोग खा सकते हैं उसको कोशिश करो, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रख पाओ, क्योंकि सेहत रहेगी तभी अच्छे से आप लोग लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। आइए अब नजर डालते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। लेक्चर कैसा लगता है यार ये जरूर बताया करो, और जो नहीं उठ रहा है उसको उठाया करो। अपनी फैमिली को अच्छे से आप लोगों को और लोगों को उठाओ जो उठना चाहते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के बारे में हम लोगों ने जाना काफी डिटेल में, थीम वगैरह भी इसकी समझी, एक एक कर देख लेते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो न्यूज थी डोनाल्ड ट्रंप का सर फिर गया वो हम लोगों ने समझा। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने समझा यहाँ पर अभी काफी डिटेल में कौन कौन से सेशन होते हैं और क्या क्या हम लोगों ने देखा। ई स्वातिनी और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट डिफेंस के बारे में जब हम लोगों ने बात की तो ये कोस्ट गार्ड के बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा। तो कौन कौन से राज्य हैं वो सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर जानने को मिली, डिटेल में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो न्यूज थी सोशल इशू के बारे में, तो रिलायंस जो जियो है वो बोल रहा है कि भैया मेरी बेइज्जती की जा रही है, मेरे लोगों को हटाया जा रहा है। नेक्स्ट स्पुतनिक 5 के बारे में हम लोगों ने जाना। इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने जाना, एक नया ऐप जिसका नाम है डाक पे, तो याद रखना किस किस के द्वारा लॉन्च किया गया, क्वेश्चन बन सकता है। अवार्ड में हम लोगों ने बात की यहाँ पर ये मेघदूत अवार्ड, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है किसका है भैया ये अवार्ड, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट के बारे में आप लोगों ने देख लिया, ग्रीन बिल्डिंग, तो एंजॉय कीजिए आप भी अपने घर पे सोलर पैनल जरूर लगाइए ताकि ग्रीन बन सके। और कामधेनु के बारे में दवाई हम लोगों ने जानी। पंचगव्य के बारे में भी हम लोगों ने जाना, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे आइडिया नहीं था इसके बारे में, तो डिफरेंट न्यूज थोड़ी जानने को मिली। अब क्विज है आप लोगों के सामने, तो देखते हैं कौन सो रहा था और कौन सा लेक्चर देखने के बाद में जो सोता है ना, आऊंगा अब मैं, ठीक है ना, अब घर पे आया करूंगा आप लोगों को उठाने के लिए डेली। उठ जाया करो, सोया मत करो यार, इतना कम से कम पौने घंटे का लेक्चर देखने के बाद भी अगर सो जा रहे हो तो शर्म करो थोड़ी सी, ठीक है। उठ के अपना काम कर लिया करो, दिन में थोड़ा सा 10-15-20 मिनट का एक थोड़ा सा एक नैप ले लिया करो, पावर नैप जिसको बोलते हैं, तो बीच में ऐसा मत करो, ठीक है। शाम को सो जाओ जल्दी थोड़ा सा, तो अपना पैटर्न फॉलो करो। सबसे पहले किसके ऊपर सैंक्शन लगाए गए यूएसए के द्वारा, ये बताना है। ज्वाइंट सिटिंग को कौन बुलाता है, हाँ भैया आ जाओ मिलकर बात कर लेते हैं। कौन से आर्टिकल में आती है ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में इंडियन कोस्ट गार्ड आता है ये बताना है। किसके द्वारा बोला गया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को भैया गलत हो रहा है मेरे साथ में, हमको बचा लो। इसी के साथ में एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा ये GRIHA ये इनोग्रेट की गई, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट है उसके द्वारा अवार्ड कंफर्म किया गया, उसका नाम आप लोग को बताना है। तो ये था आज का क्विज जो कि अटेम्प्ट करना है। बाकी ये थोड़ा सा रिवीजन भी करा देता हूं इसी हाथों हाथ आप लोगों को। ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप के बारे में बात की थी, इंडिया, ईरान और कौन सी कंट्री साथ में मिलकर काम करिए चाबार के लिए। इसी के साथ में इंडियन आर्मी के साथ में मिलकर किसके द्वारा पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटाई गई थी, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की थी ये जो विजन 2035 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आप लोगों को बताना है। स्टेट एनिमल पूछा गया था किस किस का यहां पर जो गौर है ये बताना था आप लोगों को, और साइंटिफिक नेम था इसका बोस गोरेसिस, ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं।
जो प्रोजेक्ट 17A है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो किसको द्वारा अभी यहां पर लॉन्च किया गया, क्या लॉन्च किया गया था, उसका नाम आप लोगों को बताना था। इंडियन वोटर इंपैक्ट 2020 किसके द्वारा को यहां पर एक तरीके से ऑर्गेनाइज कराएगी। स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में बात की थी, तो किसके द्वारा वर्चुअली इसको इनोग्रेट किया गया। इसी के साथ में यहां पर बताना था जो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के बारे में बात की थी, तो कहां पर ये बेसिकली इसको बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने थोड़ा सा एक सॉन्ग भी गाया था, आप लोगों को याद होगा, भूलना नहीं है। ठीक है, गाना भी गाना पड़ गया था मुझे उसके बदले में। हिमालयन सीरो के बारे में बात की थी, तो ये किसके अंडर हमारी कंट्री में एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन में आता है, ये बताना है। आइए अब नजर डाल लेते हैं। पहले का जो आंसर है इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, चाहबार पोर्ट के बारे में बात की थी। मुक्ति वाहिनी हमारी कंट्री के द्वारा सपोर्ट किया गया था बांग्लादेश को, ताकि पाकिस्तान के जो लात लग सके और यहां पर एक नई कंट्री बन सके। नीति आयोग ने बोला कि विजन 2035 होगा, तो देखते हैं क्या होता है। गोवा और बिहार का गोर है यहां पर ये स्टेट एनिमल। ठीक है, बोस गोरेसिस यहां पर इसका साइंटिफिक नेम है। हिमाद्री के बारे में बात की थी, प्रोजेक्ट 17A, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके द्वारा को चेयर किया गया। इंडिया वोटर इंपैक्ट 2020। यूनेस्को न्यू दिल्ली के द्वारा स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 के बारे में बात की, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। कच्छ डिस्ट्रिक्ट यानी कि गुजरात के अंदर ये हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ठीक है, तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पास से बनाया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बोलता है भैया कि प्रोटेक्ट कर लो यहां पर हिमालयन शेरों को, वरना बेचारा मारा जाएगा इंसानों के हाथों। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया है। अगर यहां तक लेक्चर देख लिया है और आप लोग बोर नहीं हुए हैं, तो फीडबैक देकर जरूर जाना। लेक्चर को डिसलाइक कीजिए, पसंद नहीं आया, पसंद आया तो फिर तो लाइक करना ही करना है, ठोको लाइक। ठीक है, इसी के साथ में पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और लेक्चर शेयर भी कर देखिए, अगर लगता है किसी को फायदा पहुंचा सकता है तो किसी गरीब का भला हो जाएगा आप लोग शेयर करने से, तो वो जरूर कीजिएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, लिंक सारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, उसको एंजॉय कीजिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, अपनी लाइफ को एक तरीके से सक्सेसफुल बनाते रहिए। देखिए, पढ़ाना एक ऐसी चीज है जो लाइफ में आप लोगों को हमेशा आगे ही बढ़ाएगा, कभी पीछे लेकर नहीं जाएगा। ज्ञान कोई चोरी नहीं कर सकता है, सारी चीजें चोरी करके ले जाएगा, ज्ञान कोई चोरी नहीं करेगा। तो इसलिए ज्ञान को बांटने से मत डरिए, ये बढ़ेगा ही बांटने से, तो जितना पढ़ा सकते हैं किसी को पढ़ाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।